गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया। बच्चों, हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण या चतुष्फलकीय अमोनियम लवण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो क्वैटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो क्या होता है। टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण से व्युत्पन्न होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव होता है। अमोनियम लवण में अमोनिया आयन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को यदि हम एल्काइल हैलाइड से रिप्लेस कर दें, उसको प्रतिस्थापित कर दें, तो हमें टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण प्राप्त होता है और इसे ही हम सामान्यतः चतुष्क अमोनियम लवण कहते हैं। जो आप नीचे स्ट्रक्चर देखिए, ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है जिसमें से 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए अल्काइल ग्रुप से। अब जो R ग्रुप या तो मिथाइल हो सकता है या N ब्यूटाइल ग्रुप्स हो सकते हैं। X के रूप में यहाँ पे Cl हो सकता है या फिर जनरली HSO4 हो सकता है, क्योंकि जो HSO4 है ये अनरिएक्टिव होता है और पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि एक निष्क्रिय है और साथ ही दुर्बल नाभिक स्नेही व दुर्बल क्षार होता है। अब टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण जो है वो आयनिक यौगिक है तथा ये जल में अविलय होते हैं, परंतु टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन में नाइट्रोजन से जुड़े 4 अध्रुवीय एल्किल समूह नाइट्रोजन पर उपस्थित धनात्मक आवेश को ढक लेते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो है इस पे जो का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और इसी कारण टेट्रा एल्किल अमोनियम का आयन धनात्मक आवेशित होने के बावजूद भी हाइड्रोकार्बन के समानता रखता है। अतः टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन लिपिड स्नेही के साथ साथ एक जल स्नेही की तरह भी व्यवहार करता है, यानी कि ये एक जो वाटर स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है और जलीय व कार्बनिक दोनों विलायकों में ये सॉल्युबल होता है। और सॉल्युबल क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इसका जो बिहेवियर है वो वाटर हाइड्रोफोबिक हो गया है। टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन का यह गुण नाभिक स्नेही को एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में स्थानांतरित कर देता है और इस कारण से टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण कई प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसलिए इसे प्रावस्था स्थानांतर उत्प्रेरक भी कहा जाता है, यानी कि इसे फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट भी कहते हैं। जो टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण है जो सामान्यतः प्रावस्था स्थानांतरित उत्प्रेरकों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों नीचे आप इसमें डायग्राम देखिए, नीचे डायग्राम दिए हुए हैं, आप इन डायग्राम्स को देखिए। फर्स्ट है आपका ये है टेट्रा ब्यूटिल अमोनियम बाइसल्फेट है और दूसरा है आपका हेक्सा डेकिल ट्राइमेथिल अमोनियम बाइसल्फेट। अब बात आती है कि फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट की तरह यह कैसे व्यवहार करता है, यानी कि जो हमारा जो फेज कैटलिस्ट है वो कैसे इसकी रिएक्शंस होंगी या वह कैसे इसकी तरह से काम करेगा। द यूज ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। हम उसको निम्न तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला ये है कि जो टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण के प्रावस्था स्थानांतरण उत्प्रेरक के रूप में उपयोग को एल्किल हैलाइड की सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। यानी RX अल्काइल हैलाइड लिया, इसकी CN से रिएक्शन कराई है, X निकल गया और यहाँ पर CN हमारा जुड़ गया। परंतु यह अभिक्रिया इतनी साधारण नहीं है जितनी साधारण हमको दिखाई दे रही है। इस अभिक्रिया को संपन्न होने में मतलब ये बहुत टिपिकल रिएक्शन है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं इस रिएक्शन को संपन्न होने में, क्योंकि एल्किल हैलाइड अध्रुवीय विलायकों में विलय है परंतु सोडियम साइनाइड जल में विलय है।
अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए बच्चों, जो एल्किल हैलाइड है किसमें विलय है? अध्रुवीय विलायकों में, परंतु सोडियम साइनाइड जो है जल में विलय है। अतः यदि एल्किल हैलाइड के अध्रुवीय विलायक में बने विलयन को सोडियम साइनाइड के जलीय विलयन में मिलाते हैं तो दोनों विलयन एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि हमें दो अलग-अलग लेयर्स इसके अंदर दिखाई देती है। इस कारण दोनों यौगिक हैलाइड तथा सोडियम साइनाइड एक दूसरे से क्रिया नहीं करेंगे और एल्किल नाइट्राइल उत्पाद के रूप में प्राप्त नहीं होगा। यदि यह अभिक्रिया के मिश्रण के लिए यदि हम टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण यानी कि जो हमारा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है, यदि हम उसको यूज करें और तो ये दोनों जो यौगिक है आपस में क्रिया करके एक प्रकार की अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी कि आप नीचे रिएक्शन देखिए, हमने ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट यूज़ किया, उसमें हमने किसको यूज़ किया? टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण को यूज़ किया है और हमारी फर्दर रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात आती है कार्य करने की विधि या हम कहें मैकेनिज्म क्या है इसकी। तो जो टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण है वो अभिक्रिया को कैसे कैटेलाइज करता है, या फिर हम कहें कि फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है। तो आप फर्स्ट पॉइंट इसका देखिए कि जो टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण है आवेशित होने के कारण जल में विलय है, परंतु इनमें नाइट्रोजन पर 4 एल्किल समूह होने के कारण यह अध्रुवीय यौगिक है, यानी कि कार्बन विलायक में विलय है। इस कारण इसे लिपिड्स नहीं कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण दो अविलय विलायकों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट है जब प्रावस्था सांस उत्प्रेरक यानी कि जो हमारा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है और वो कौन है? टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन है। तो जलीय प्रावस्था में कार्बनिक प्रावस्था यानी अध्रुवीय परत में जाता है तो अपने साथ विपरीत आयन यानी कि जो दूसरे आयन है उनको भी साथ ले जाता है, जिससे कि नाइट्रोजन पर उपस्थित धनावेश को संतुलित किया जा सके। यह विपरीत आयन टेट्रा एल्किन अमोनियम आयन का मूल आयन यानी कि जो बाइसल्फेट है विलयन में उपस्थित एन एनायन भी हो सकता है, यानी कोई और आयन भी जो उसके अंदर प्रेजेंट CN भी हो सकता है और भी हो सकता है, क्योंकि जलीय प्रावस्था में साइनाइड आयन बाइसल्फेट आयन की अपेक्षा अधिक मात्रा में होता है। इसलिए क्या होगा, जो टेट्रा अमीन आयन के साथ साइनाइड आयन के जाने की प्राथमिकता हो जाती है। यानी कि यदि हम कंसंट्रेशन देखें तो ये जो कंसंट्रेशन है वो किसकी ज़्यादा है? साइनाइड आयन की ज़्यादा होती है। अब बच्चों अगला पॉइंट देखिए कि जब साइनाइड आयन टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन के साथ कार्बनिक और अध्रुवीय जो आपकी ऑर्गेनिक लेयर है उस प्रावस्था में जाता है तो शीघ्र ही एल्किल हैलाइड से क्रिया कर लेता है। यदि टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन के साथ बाइसल्फेट का कार्बनिक प्रावस्था में स्थानांतरण होता है तो वह क्रिया नहीं करता, क्योंकि वह दुर्बल क्षारीय और दुर्बल नाभिक स्नेही होता है, यानी कि वो एक वीक बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगला पॉइंट है हमारा कि जो एल्किल हैलाइड व साइनाइड आयन की क्रिया के बाद टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन वापस जलीय प्रावस्था में लौटता है तो अपने साथ प्रतिस्थापी हैलाइड आयनों या बाइसल्फेट आयनों की को विपरीत आयनों के रूप में ले आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में नाभिक स्नेही का स्थानांतरण फेज ट्रांसफर कहलाता है तथा टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण को हम जो है फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में दो प्रावस्थाओं के मध्य चलती है जब तक कि एल्किल हैलाइड या नाभिक स्नेही पूर्ण रूप से क्रिया नहीं कर लेते हैं। तो आप पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म को देखिए बच्चों, यहाँ पर आप पूरी रिएक्शन देखिए। यह आपकी एक्वस फेज है यानी वाटर लेयर है जिसमें सोडियम साइनाइड है, और नीचे आपकी ऑर्गेनिक फेज है जो नॉन पोलर लेयर है और नॉन एक्वस लेयर जिसमें आपका एल्काइल हैलाइड है, और आपका ये फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट है। अब इसने किस तरह से रिएक्शन करी है कि आपका जो सॉल्ट था HSO4 था वो CN द्वारा रिप्लेस हो गया और ये प्रावस्था से ये इसके अंदर पहुंचा। यहाँ पहुंचकर इसने अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करी। इस तरह से जब तक कि अल्काइल हैलाइड मौजूद है तब तक कि ये रिएक्शन संपन्न होती रहती है। आप यहाँ पर देखिए RCN एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिल गया। अब रिएक्शन ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब हम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। फर्स्ट है हमारी
Huffman elimination reaction. The reaction of amine with excess of alkyl halide produce tetraalkyl ammonium halide. The reaction is known as exclusive alkylation. If alkyl halide is methylated, the reaction is called in methylation. यानी कि यदि हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराएं और एक्सेस में हम CH3I लें तो हमें क्या मिलेगा? क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट मिलता है. When tetraalkyl ammonium halide is treated with moist सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि हम वाटर और सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? AgOH मिलेगा. उसके साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको कि हीट करने पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है हमें मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ पर मिलती है. यहाँ पर आप देखिए कि जो CH3 CH2 CH2 है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है, हीट किया और हमें यहाँ पर जो है एल्कीन प्राप्त हुई. द NH2 ग्रुप विच इज पुअर लिविंग ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू बेटर लिविंग. और पूरी रिएक्शन के अंदर बच्चों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो आपका पुअर लिविंग ग्रुप था NH2 ग्रुप, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर. सेकेंड पॉइंट है द मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि जो हमने Ag2O प्लस वाटर का जो लिया जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना, एक्सचेंज इस हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम हैलाइड आयन to tetraalkyl ammonium halide. The hydroxide ion act as a base required to remove proton from beta carbon atom. यानी कि जो हमने हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकला, उस हाइड्रोक्साइड ने क्या करा कि जो बीटा कार्बन, यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, फिर आपका कार्ब कैटायन बना. अब यहाँ से जो बीटा जो आपका बेस गया, जो OH गया, उसने क्या करा? यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और उस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से ही हमें एल्कीन प्राप्त हुआ. अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो आप मैकेनिज्म में देखेंगे कि आप यहाँ पर देखिए ये क्वाटनरी अमोनियम में ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है. और आप मैकेनिज्म देखिए कि कैसे प्रोटॉन यहाँ से निकल गया और यहाँ से देखिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और यहाँ से आपका NH ग्रुप निकल गया. तो पहला क्या होता है? जो आपका होता है जो बीटा हाइड्रोजन है उसका पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है और क्या करता है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है. सेकेंड रिएक्शन में क्या? एलिमिनेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन विथ इट्स एल्काइल ग्रुप एंड टर्शरी अमीन. क्या करेगा? यहाँ से जो आपका नाइट्रोजन है एज अ लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से निकल जाएगा. बट इफ डिफर फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट. लेकिन ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंट होती है. इन एल्काइल हैलाइड द लिविंग ग्रुप इज हैलाइड आयन इंस्टेंट ऑफ टर्शरी अमीन. यानी कि हमारा जो लिविंग ग्रुप होता है एल्काइल हैलाइड के अंदर वो कौन सा होता है? हैलाइड आयन होता है, ना कि क्वाटनरी टर्शरी अमीन होता है. सेकंड पॉइंट ये होता है इन एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन अकर अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल. यानी कि जो एलिमिनेशन होगा सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है. लेकिन इसमें क्या है? प्रोवाइडेड हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन. और यहाँ पर जो हाईली प्रोवाइडेड होती है हमारी जो सब्स्टिट्यूटेड एल्किन उनके अंदर होता है. In haloform elimination, the least substituted alkene is obtained as a major product. यानी कि जो हाफन एलिमिनेशन होता है उसमें जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है. एज अ हाइड्रोजन एटम इज एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द लेस हिंटर्ड बीटा कार्बन विच कंटेन मोर हाइड्रोजन एटम. और ये बीटा कार्बन एटम पे क्यों होगा एब्स्ट्रैक्ट करने क्यों आएगा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि जो बल्की ग्रुप है उसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है उसको कम करने के लिए. अब बच्चों आप पूरे इस स्ट्रक्चर से इसको समझ पाएंगे. आप हाफमैन एलिमिनेशन के अंदर देखिए कि यहाँ पर बीटा कार्बन एटम है, बीटा कार्बन एटम है, लेस हिंटर्ड है. अब आप नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखिए, इस यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल आ ही नहीं सकता, यहाँ से प्रोटॉन वही लेगा नहीं और इन पे पॉसिबिलिटी नहीं है. यहाँ पर भी देखिए लेस हिंटर बीटा कार्बन एटम है. फिर हमने रिएक्शन कराई तो मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें ये मिला, ना कि ये मिलेगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा. अब इसकी वजह क्या होगी? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग. लेकिन हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? लेस सब्स्टिट्यूटेड बना क्योंकि लेस हिंटर्ड था. अब यहाँ पर ये देखिए कि ये कार्बन ज़्यादा हिंटर्ड है
और इस वजह से हमारा जो ये है मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो ये बनता है और माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमारा ये बनता है। यानी कि यदि स्टेरिक हिंड्रेंस को हम कंसीडर करें तो जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहीं से जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है जो न्यूक्लियोफाइल है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। अब अगली रिएक्शन आती है बच्चों हमारी कॉप एलिमिनेशन। द कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन इज सिमिलर टू द हाफमैन एलिमिनेशन, मतलब कॉप एलिमिनेशन जो है इसके समान ही होती है, लेकिन जो कॉप एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें टर्शरी अमीन ऑक्साइड्स है वो यूज़ करते हैं टेट्रा एल्काइल अमोनियम साल्ट की अपेक्षा। यानी कि हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, टेट्रा एल्काइल अमीन ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ना कि हम टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं। व्हेन टेट्रा अमीन ऑक्साइड इज़ हीटेड, यदि हम उसको हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमें यहाँ पर एल्कीन मिलता है और यहाँ पर हमारा एन डाई एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन जो है एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। तो इन टर्शरी अमोनियम ऑक्साइड द नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एक्ट एज बेस। यहाँ पर जो नेगेटिव ऑक्सीजन चार्ज जो ऑक्सीजन है वो एक बेस की तरह कार्य करती है और जो बीटा हाइड्रोजन है आपका उसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से वो कर लेती है और उसके एब्स्ट्रैक्शन से क्या होगा कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और हमें एल्कीन मिलता है। If there is chloride, the hydrogen atom is extracted from the beta carbon which contain greater number of hydrogen atom. अब यहाँ पर बच्चों आप मैकेनिज्म देखिए कि इसको हीट करने पर जो बीटा कार्बन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। अब मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमें ये मिलता है और माइनर प्रोडक्ट के रूप में हमें ये मिलता है। The NL dialkyl hydroxide form still containing beta hydrogen atom, therefore it can be made by undergo COP elimination. अब यहाँ पर आप देखिए हमने हाइड्रोक्सिल लिया CH3I Ag2O से रिएक्शन करवाई, यहाँ पर बीटा कार्बन एटम है और हमें यहाँ पर प्रोपीन मिलता है ना कि एल्कीन मिलता है। तो बच्चों आज हमने क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपका लास्ट टॉपिक सिलेबस का रहा है वो है एरिल डाई एजोनियम लवण, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।